ऑनलाइन आ चुके हैं सभी लोग। हर्षित गुड इवनिंग। बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। अनिकेत, मोहित, अनिकेत, मोहित, हर्षित, रामराज, नैन्सी, राजकुमार। गुड इवनिंग नैन्सी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आज चूँकि पहले का जो किए हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग, हम अगर सवाल पूछेंगे, कुछ लोग नहीं बताए, अगर आगे से धीरे धीरे करके सवाल वाले फॉर्मेट में जाएंगे। ऑनलाइन भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा अभी, तो फिर आपका सब लोग रिकॉल करते जाइए। सुनील, आपने कल प्रिंट आउट ले लिया था क्या? अच्छा, तो मतलब रिवाइज किए? अच्छा ठीक है, कोई नहीं, क्लास में साथ में करते हैं। तो हर्षित, हम लोग ये क्वेश्चन को डील कर लेंगे बाद में। सर अली मोहम्मद साद अजीमाबादी और बिस्मिल अजीमाबादी दोनों सेम पर्सन है क्या? तो इसमें मतलब चेक करना होगा कि आपको ये बिस्मिल अजीमाबादी, अगर आपने उनका क्रिएशन वाइज अगर देखा है और नाम आ रहा है सेम, तो फिर हो सकते हैं सेम हो, बाकी नाम में तो अंतर है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सरफरोशी की तमन्ना वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऑफलाइन में बता रहे हैं कि जो बिस्मिल अजीमाबादी हैं, इन्होंने लिखा है सरफरोशी की तमन्ना और बाद में राम प्रसाद बिस्मिल उसको कोट किए हैं, तो इसीलिए कई बार उनको बोल दिया जाता है कि वही दिए हैं। राइट, बिस्मिल बोल के। ठीक है, तो फिर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एपिथेट्स के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ वाले सेक्शन में, या फिर हम लोग अभी लैंग्वेज लिटरेचर पर हैं। तो आपका तो मगधी में आपके कौन से फेमस पोएट थे? मगधी में कौन से फेमस पोएट थे? मगधी, मगही, साथ में रिवाइज करते जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, हर्षित आप फिर से इसको कैरी कीजिएगा, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो बताइएगा। हाँ, ईशान योगेश्वर सिंह या फिर योगेश। ठीक है, कितनी लैंग्वेज है? तो 5 लैंग्वेज, और आपको जब टोटल बोलना हो तो उर्दू मिला के बोल दीजिएगा। ठीक, यही आपका मगही में आ जाइए, ईशान योगेश्वर सिंह योगेश या ईशान योगेश। ठीक है, फिर आपके मैथिली में कोई इम्पोर्टेंट? विद्यापति, और एक ज्योतिरीश्वर ठाकुर भी थे। ठीक है, यही है, और कर्नाट डायनेस्टी के टाइम पे डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर आपका भोजपुरी में भिखारी ठाकुर, क्या क्या उनका रचना है? मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, विदेशिया, बेटी बेचवा। ठीक है, ये सब आपका भोजपुरी में है। ये वैसे आपको घर पे करना है, पर हाँ आपको इनिशिएशन करवा दे रहे हैं आज। बोलते हैं ना, उपनयन संस्कार में इनिशिएशन करवाते हैं। फिर आपका अंगिका के कोई फेमस राइटर? हाँ हाँ, तेज नारायण कुशवाहा, और एक ललित विस्तार भी इस लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, अंगिका आपका भागलपुर के क्षेत्र में है। ठीक, उर्दू के लिए
कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे? शाह अजीमाबादी और अब्दुल समाद। ठीक है, अब्दुल समाद क्या लिखे थे? 2 गज जमीन, जिसके लिए उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को मिला है 1984 में। क्लियर है? फिर आपका कौटिल्य क्या लिखे थे? अच्छा, बाणभट्ट। ऑनलाइन आप लोग भी रिवाइज करते जाइएगा साथ में। बाणभट्ट, कादम्बरी और हर्षचरित। आर्यभट्ट तो आर्यभट्टिया आसान है। विद्यापति क्या लिखे थे? कीर्तिलता, भूपरिक्रमा। हाँ, उसके बाद ज्योतिरीश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का क्या है? महिला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू, पंचलाइट। फिर उसके बाद राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय। यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर हिंदी लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिंदी साहित्य में इनफैक्ट अगर रहेगा तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आता है संस्कृति के 4 अध्याय से। फिर उसके बाद आपका रेणुका, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। देविकानंदन खत्री क्या लिखे थे? चंद्रकांता, राइट। फिर उसके बाद केदारनाथ मिश्रा, ज्वाला, कैकेयी और ऋतुवंश। ऐसे ही करके आप लोग रिकॉल किया कीजिए। ठीक है, राहुल संकृत्यायन क्या लिखे थे? ट्रेवलॉग थे, लिखते थे वो। तो वोल्गा से गंगा हो गया, और मध्य एशिया का इतिहास, जिसके लिए उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, फिर बुद्धचर्या और दर्शन दिग्दर्शन। साद अजीमाबादी ये कलम शाद और हयात फरियाद ये लिखे थे। ठीक है, और राहुल संकृत्यायन का आपको नाम याद होना चाहिए। कौन सा सत्याग्रह? अंबारी सत्याग्रह। फिर आपका राजेंद्र प्रसाद का कौन कौन सा है? हाँ, हर्षित सही बोले। कीर्तिलता, राजकुमार सर, इट्स माय फर्स्ट क्लास। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए तो अच्छा है, रिवीजन हो रहा है साथ में। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है। सत्याग्रह एट चंपारण हो गया। उसके बाद बापू के कदमों में, और एक कौन सा? महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लाइए। हाँ, इंडिया डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ इंडिया, ये कौन सा? मतलब इंडिया डिवाइडेड है, इस नाम से है। ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुर का कौन सा है? अम्पाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल और संगमित्रा, गेहूं और गुलाब। ठीक है, वो तो बिहार में, मतलब लेफ्ट का प्रभाव चूंकि बंगाल से भी अटैच था, काफ़ी समय तक रहा है। ठीक है, इनफैक्ट आई थिंक बेगूसराय को ही लेनिनग्राड ऑफ ईस्ट शायद बोलते थे। हाँ, मिनी मॉस्को, या फिर इसीलिए कन्हैया कुमार जी का भी पहला पार्टी। हाँ, बिल्कुल। यही बता रहे थे, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस, सर्च लाइट। अगर ऐसा लिंक करके क्वेश्चन भी आ सकता है,
इन दोनों का लिंक है इन किताबों का, क्योंकि इस किताब का पहला 15 चैप्टर सर्चलाइट में पब्लिश हुआ था और इसमें ये सब गैस सेशन वगैरह के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग न्यूज़पेपर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला हिंदी वीकली कौन सा है? सर्वहितैषी। ठीक है, पैटर्न ब्रेक कर रहे थे। ठीक, अच्छा इंग्लिश वीकली कौन सा है? बिहार का सबसे पहला इंग्लिश वीकली, इंग्लिश में बिहार हेराल्ड कौन लिखे, कौन संपादक थे? गुरु प्रसाद सेन। ये 1875 का है। ठीक है, 1875। पीपीटी को जूम आउट कीजिए। कैमरा का कौन सा है? ठीक, अब बेहतर आए थे। हाँ, चलिए फिर पहला इंग्लिश वीकली आपका बिहार हेराल्ड। फिर पहला इंग्लिश डेली कौन सा है? सर्चलाइट 1930। और इसके इम्पोर्टेंट एडिटर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, जो भी है, मनोहर प्रसाद, मुरली मनोहर प्रसाद। उसके बाद आपके सैयद हैदर हुसैन, ये दोनों पहले दो एडिटर हैं। उसके बाद मुरली मनोहर प्रसाद लॉन्गेस्ट सर्विंग एडिटर हो गए और इसका हिंदी काउंटर पार्ट का नाम है प्रदीप। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्या हो रहा है बीच में? अब आ जाइए। अच्छा, आज नोटिफिकेशन इस पर आ रहा है और उसका आवाज़ आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड कौन सा अखबार था? पटना टाइम्स। फिर दरभंगा नरेश से कौन सा जुड़ा हुआ था? इंडियन नेशन। उसके बाद आपका सच्चिदानंद सिन्हा, इनसे कौन सा था? बिहार टाइम्स। और इसी में आपका बिहार का डिमांड भी था। और एक इनके साथ इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे? महेश नारायण। ठीक है, उनको याद रखिएगा। यही था एडिटर ऑफ सर्चलाइट। तो इसमें ऑफिशियल आंसर इसका नन ऑफ द अबव है। नाम उनका मुरली मनोहर प्रसाद है, यहाँ पे मुरली मनोहर प्रसाद है, तो पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है ई देने का। बाकी बहुत सारे पब्लिकेशंस में अभी भी मुरली मोहन प्रसाद चल रहा है। ऑफिशियल की में ई दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन उस समय नहीं दिया गया था। ठीक है, ये हो गया अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स हो गए आपके। अब लास्ट में बस कर लेते हैं हिंदी में। सबसे पहला हिंदी वीकली कौन सा है? बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु हो गया आपका 1874। और आपका डेली कौन सा है? सर्वहितैषी। तो बिहार हेराल्ड, बिहार बंधु, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर हो गया सर्वहितैषी। ठीक है, क्लियर है? अब जाके पूछता नहीं है अभी तक, लेकिन जैसे कि आपको सेंस के लिए पता होना चाहिए कि हिंदी वीकली जो है वो 1874 है और इंग्लिश वीकली जो है वो 1875 है। तो जितने बार रिवाइज कीजिएगा उतनी बार थोड़ा बहुत, अगर सेंस एक हर रिवीजन में आपका कोई एक डेट अगर याद रहता है तो दैट्स इनफ, ओवरलोड नहीं करना है। ठीक, इसमें ज़्यादा नहीं किए थे कल, जितना किए थे वो आप लोग देख लीजिए बस। तो कुंवर सिंह को क्या बुलाते थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बुलाते थे? अजात शत्रु और देश रत्न।
श्री कृष्ण सिंह सिन्हा को बिहार केसरी या फिर श्री बाबू, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति। ठीक है, एक तो विभूति हो गए जो सबको बुलाते हैं, पर अनुग्रह नारायण सिन्हा का अलग से नाम है बिहार विभूति। फिर उसके बाद लोकनायक इनको बुलाते थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या बुलाते हैं? जननायक। और इससे लिंक करके आप बता सकते हैं दीघा सोनपुर पुल का नाम क्या है? जेपी सेतु। फिर छपरा, आरा छपरा वाले का कुंवर सिंह सेतु हो गया। उसके बाद कोइलवर ब्रिज वाले का क्या नाम है? अब्दुल बारी। कोइलवर ब्रिज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से बालू की खेती होती है, बालू का खनन होता है, और इतना ज़्यादा बालू निकाला गया है वहाँ से कि कोइलवर ब्रिज का जो पिलर वगैरह है वो हिलने वाला या फिर जर्जर स्थिति में पहुँच गया। तो अभी बोल रहे हैं कि गिर ही जाएगा, थोड़ा कम खनन किया जाए। ठीक है, हाँ कौन सा? अच्छा, क्या है उसका नाम? अच्छा, तो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, बाद में भी पढ़ता है। हाँ हाँ, वशिष्ठ नारायण। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो तो जब ऑफिशियल हो जाएगा तो आ जाएगा सबके सामने। अभी कंप्लीट हो गया है? ऑन है? अच्छा, ठीक है। और जगजीवन राम जी को बाबूजी के नाम से बुलाते थे, विद्यापति, महाकवि या फिर मैथिली कोकिल, मैथिल कोकिल। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि और वैद्यनाथ मिश्रा को बाबा या फिर नागार्जुन। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन भी? ये वाला जो लोग बस आज जो नया क्लास ज्वाइन किए हैं उनके लिए है कि कुंवर सिंह ने कहाँ से रेबेलियन ज्वाइन किया था। तो ट्रेडिशनली लोग आरा करते हैं, परंतु बीपीएससी ने अपना आंसर पटना दिया हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इस सब में लगभग आप लोगों को याद ही होगा। कुंवर सिंह के बारे में लगभग आप लोग जानते ही हैं। उज्जैनी फैमिली से थे, उज्जैनी राजपूत फैमिली। उसके बाद हाँ, परमार राजपूत, उज्जैनी रॉयल हाउस हुआ उसका नाम। फिर उसके बाद आपका 80 साल तो इनका बहुत फेमस है, ये सब आपको उन लोगों को पता होगा। पीर अली जी के बारे में जानिए, बुक सेलर या फिर बुक शॉप ओनर, और इम्पॉर्टेंट है, मतलब कहा जाता है कि बिहार के एरिया में इन्होंने ही शुरुआत किया था। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए कि इनके साथ बिहार टाइम्स कौन फॉर्म किए थे? बिहार टाइम्स महेश नारायण। ठीक है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहे बिहार प्रांतीय सभा के, और बाद में चल के टेम्पोररी चेयरमैन भी बने संविधान सभा के। ठीक है, ये एक फैक्ट है, बस थोड़ा देख लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय सभा के ये एक बार प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और बराक ओबामा वाला तो आपको पता ही है कि जब वो आए थे तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो लेटर आया था यूएसए से, उसका एक कॉपी गिफ्ट किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट बैरन सिन्हा किनको बुलाते हैं?
भाव्या किसको बुलाते हैं? प्रसन्न सिन्हा। अब सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनके बारे में है कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंदर पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले भारतीय का जो एंट्री हुआ था वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद आपका 1915 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और 1919 में इनको बैरन सिन्हा का टाइटल मिला। अंडर सेक्रेटरी भी रहे ये, किसके? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कौन होते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर। और फाइनली 1920 में इनको बिहार का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। तो यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पहले इंडियन गवर्नर कौन से हैं? तो आपके बिहार 1920 का, ये 1920 की घटना है। और एक चीज़ इसमें बस ध्यान में रखिएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा से रिलेटेड कि ये आपके पहले इंडियन गवर्नर तो हैं ही। आप लोग एक सीक्वेंस में ध्यान, कल वाली जो बात बोले थे वो अभी तक ध्यान है कि हाँ, यही चीज़। तो सबसे पहले जब 1912 में बिहार उड़ीसा जब सेपरेट हो गया तो पहले एलजी कौन थे बिहार के? लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो सर स्टुअर्ट बेली, ठीक है, उन्हीं के नाम पर बेली रोड है। फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के अराउंड ईए गेट्स या फिर एल्बर्ट गेट्स, ईए गेट्स हो गए। फिर 1920 का समय आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद का समय है। अब एलजी जो हैं वो पूरे गवर्नर हो गए। वो पूरे गवर्नर पहले जो हुए वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हैं। अब ये 1920 के बाद जब 1936 में बिहार और उड़ीसा भी जब अलग हो जाता है तब बिहार के जो गवर्नर हैं वो कौन हैं? जेम्स डेविड सिफ्टन। और फाइनली जब इंडिया आज़ाद हो जाता है और उस समय पहले बिहार के गवर्नर रहेंगे जयराम दास दौलत राम, ठीक है। इतना रिकॉल, 4 ही नाम है, 1912, 1920, 1936 और 1947। ये 4 जगह पे आपके कौन कौन इंपॉर्टेंट हैं, यही बस ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा बस चंपारण सत्याग्रह वाला एक ईए गेट्स या एडवर्ड गेट्स याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी जोड़ के पूछ सकता है, ठीक है। क्लियर है? ऑनलाइन कोई कुछ लिखिए। सो गए हैं? अभी नहीं सोने का समय है, अभी जागने का समय है। उसके बाद बस लास्ट ही राजेंद्र प्रसाद पे हम लोग आ जाएंगे। बाइडेन को क्या गिफ्ट किए थे? बाइडेन को जब मोदी जी गए थे तो क्या गिफ्ट किए थे? द वन हु हैज सीन 1000 फुल मून्स, दृष्ट सहस्त्र चंद्रो, ठीक है। हाँ, ये हिंदू परंपरा के हिसाब से है। कोई आपके घर में भी अगर 80 साल के अगर बुजुर्ग हैं तो आप उनको प्राउडली बोल सकते हैं आपने 1000 फुल मून देखा है, ये उपलब्धि है, ठीक है। अब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन क्रिएटर हैं? तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा। आर्किटेक्ट कौन है बिहार के? कौन कौन है? ये क्रिएटर हैं, निर्माता। आर्किटेक्ट मतलब जब बिहार बन गया उसके बाद इसको आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका। हाँ, मतलब 3 प्रमुख नाम आते हैं आर्किटेक्ट ऑफ बिहार में। कौन कौन है? एक तो आप बता दिए, ऑनलाइन आप भी बताइए। राजकुमार गुड क्लियर है फर्स्ट क्लास में। बस एक आपका अगर आज का अगर छोड़ दें तो जनरल इंट्रोडक्शन वाला पीपीटी का भी रिवाइज करवा देंगे तो आपका हो जाएगा उससे भी। उसमें बहुत ज़्यादा रिवाइज करने के लिए नहीं था, पर फिर भी करवा देंगे कभी। हाँ, एकदम हो सकते हैं। श्री कृष्ण, हाँ 3 नाम है, श्री कृष्ण सिंह है, फिर राजेंद्र प्रसाद हैं और अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं। यही 3 को किताबों में लिखा जाता है, बाकी तो अपनी श्रद्धा पे है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डिक्टेट पर ही आप सरकार चला रहे हैं और इसको आप व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं। ये कौन कहे थे?
सच्चिदानंद सिन्हा। अब फिर हम लोग आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। बस एक, राजेंद्र प्रसाद कल शुरू कर दिए थे क्या? नहीं किए थे ना? अच्छा, तो फिर हम लोग अब आ गए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक बार बस देख लीजिए, फोटोग्राफिक मेमोरी में डाल लीजिए थोड़ा सा, कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, दीपक कुमार श्री कृष्ण सिंह, सही लिखे आप। और ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा कि लखनऊ सेशन जो हुआ था उसके एक साल पहले वाले सेशन में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इम्पॉर्टेंट है, अध्यक्ष थे। ठीक है, ये रेफरेंसिंग के लिए है ताकि ये 1915 आप लोगों को हेडेक ना हो याद करने में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद पे। तैयार हैं? अभी सब लोग थोड़ा सा बोरिंग अगर हो गया इसीलिए करवा रहे थे ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आज हो सकता था आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज हो जाता। ठीक है, अब हम लोग राजेंद्र प्रसाद पर आ चुके हैं। ये हमारे बिहार के मतलब सबसे, कहते हैं कि दोनों हाथ से लिखते थे, इनके बारे में कहा जाता था। एग्जामिनी इज़ बेटर देन द एग्जामिनर, इन्हीं के बारे में कहा जाता है। फिर कल सुनील भी बता रहे थे जैसे कि इनके ही बर्थडे पर नेशनल टैलेंट डे, तो फिर वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इनका बर्थ कब हुआ? तो जीरादेई सिवान में। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ? जीरादेई सिवान। डिफ़ॉल्ट में वाइट पे जाता है क्योंकि ब्लैक बोर्ड है। चलिए, 1911 में ये कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। इनके बारे में एक बहुत ही कहा जाता है कि ये जब कॉलेज में थे उसी समय 1908 के आसपास में ही कांग्रेस के सेशंस में जाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसीलिए 1908, 1909, 10, 11 ऐसे करते करते अब 11 तक में ये फॉर्मल मेंबरशिप ले लिए। और 11 से 17 आते आते मतलब 6-7 साल में आते आते अब ये इम्पॉर्टेंट मतलब पिलर हो गए हैं। 1915 में गांधी जी आए, उनको भी फॉलो करना शुरू किए और 1917 आते आते अब ये चंपारण सत्याग्रह में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बेसिकली कहा जाए तो गांधी जी अगर लीडर हैं तो एकदम सेकंड इन कमांड ये लोग हैं। ठीक है, बन जाते हैं 1917 तक आते आते। फिर ये 1920 में ये अपना लॉ प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। कब? एनसीएम मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के आसपास में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अपना लॉ का प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। एक कौन ऐसे हैं जो कि किनके बारे में कहा जाता है कि वो असहयोग आंदोलन के समय में कॉलेज छोड़ दिए थे, 20 दिन बस बचा हुआ था एग्जाम का। जयप्रकाश नारायण क्यों छोड़ दिए थे कॉलेज? ठीक है, मतलब वही उसी समय चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन, तो इसीलिए वो कॉलेज छोड़ दिए। पर कारण उसका एक था महत्वपूर्ण कि गांधी जी जब आए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? 1920 में असहयोग आंदोलन जब वो शुरू किए थे तो क्या प्रॉमिस किए थे गांधी जी? स्वराज इन अ ईयर, एक साल में स्वराज मिल जाएगा। तो इसीलिए उनको लगा कि अभी अगर छोड़ते भी हैं तो एक साल में तो इंडिया मतलब आज़ादी हो जाएगा, उसके बाद देख लेंगे एजुकेशन। तो बेसिकली एक मेन तो इंस्पिरेशन के कारण हुआ है, पर यहाँ पे अगर कोई एश्योरेंस देता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि एक चंपारण में उनको अच्छी खासी सफलता मिली थी। उसके बाद उसके बाद बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स किए पर पूर्ण सफलता किसी में उनको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उस समय के लिए तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक अट्रैक्शन का केंद्र बने थे। फिर उसके बाद आपका 1934 में ये प्रेसिडेंट बने बॉम्बे कांग्रेस सेशन के। ये सब आप लोग अगर अलग अलग पढ़ते होंगे, जैसे पूरा टेबल है, स्पेक्ट्रम में भी लास्ट में पूरा टेबल है, तो वहाँ से अगर इम्पॉर्टेंट बिहार के कॉन्टेक्स्ट में 1915 में कौन है? 1915 में कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का एक खास बात है कि वो ब्रिटिश सरकार में ब्यूरोक्रेट वाला भी रोल ले रहे हैं।
और साथ में कांग्रेस में आके प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, फिर कांग्रेस भी छोड़ रहे हैं, फिर गवर्नर बन रहे हैं, फिर गवर्नरशिप भी एक ही साल में छोड़ रहे हैं। तो मतलब बहुत ख्याति है उनके पास, हमेशा प्रसन्न रहते थे। फिर उसके बाद 1934 में प्रेसिडेंट बने बॉम्बे सेशन के। यहाँ पे भी ट्रेडिशन रहता था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास के हैं वो बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, तो इसीलिए ये बॉम्बे के बने। इसीलिए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा भी बॉम्बे के ही बने, वो भी इसी साइड से थे, इसीलिए तो ये एक कॉमन पैटर्न रहता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग नेशनल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक जगह पे हम बस संकलित कर दिए हैं इनके रेस्पेक्ट में, कि ये त्रिपुरी सेशन के भी प्रेसिडेंट बने थे। हाँ मोहित सही बोल रहे हैं आप, हर्षित सही है, स्वराज इन अ ईयर या इन 1 ईयर, मोहित एसपी सिन्हा सही बोल रहे हैं आप। फिर उसके बाद 1939 में ये प्रेसिडेंट बनते हैं त्रिपुरी कांग्रेस के, आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जब रिजाइन करते हैं, क्या होता है इस समय, सुभाष चंद्र बोस किनको हरा देते हैं, पट्टाभी सीतारामैया। तो जो लोग कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है अगर हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर, तो उनको लगता है कि अगर सुभाष चंद्र बोस हटे होंगे तो पट्टाभी सीतारामैया ही बन गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। मतलब राजेंद्र प्रसाद को फिर सर्वसहमति से सेशन का हेड बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद उनका जेल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बांकीपुर जेल में उनको क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एनसीएम, सीडीएम और क्यूआईएम, ये मेरे नोट्स में आपको एनसीएम, सीडीएम और क्यूआईएम अगर लिखा हुआ मिले तो सिंपल है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन। फिर सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और क्यूआईएम मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में इनको बांकीपुर जेल भेज दिया गया, और ये चीज़ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्लियर है, एक जगह पे आ गया सारा। अब थोड़ा हम लोग आज़ादी के आसपास का इनका देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंतरिम गवर्नमेंट बना उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 67 बीपीएससी का कैंसल पेपर का है क्वेश्चन। पर ये चीज़ आपका इंटरिम गवर्नमेंट में अगर जो लोग तैयारी अगर कर रहे हों, 67वीं तक नहीं पूछा था, पर आप लोगों को अगर एक बार अपने आप को उस समय ले जाइए, 67वीं के समय अगर आप तैयारी करें, आपको होना चाहिए था दिमाग में कि बाबू जगजीवन राम हो गए या फिर राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये इनका अगर इंतरिम गवर्नमेंट में कोई जगह है तो वो याद रहना चाहिए, या फिर कौन सा मिनिस्ट्री मिला था, तो वो सब चीज़ें। तो इसीलिए जब पूछा गया तो ये एक नेचुरल क्वेश्चन था जो कि एक सिंसियर एस्पिरेंट का या क्यूरियस एस्पिरेंट का सही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1946 में ये परमानेंट चेयरमैन भी बनते हैं, इनके बाद नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यही इसीलिए कह रहे हैं कि एकदम एक एक एकदम सटा के रखे हैं सारे एस को ताकि ओवरलैप ना हो, ठीक। तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा बराक ओबामा वाले, ठीक है, ठीक। उससे याद रखिएगा लेटर किनको भेजा गया था, तो बराक ओबामा को लेटर की कॉपी दी गई थी, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और बिहार के आर्किटेक्ट, बिहार के क्रिएटर और बिहार के आर्किटेक्ट दोनों का संबंध कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से है, ठीक है। टेम्पोररी चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन दोनों ही बिहार से ही थे, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, मतलब ये मामूली उपलब्धि नहीं है। अब हम लोग 1952-57 में आ जाते हैं, ये आपका यहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका आ जाता है। ये 2 बार प्रेसिडेंट रहे भारत के, ये सबों को पता रहता है। और 1962 में इनको भारत रत्न मिला। 1962 में भारत रत्न मिला, कई किताबों में जब भारत रत्न की चर्चा रहती है तो इनका नाम लिखा हुआ रहता है 1962 में। इनसे पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनका बिहार में जन्म हुआ, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, पटना में ही जन्म हुआ था, बाद में वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने, उनको भी भारत रत्न मिला है। कौन थे वो, कोई बता सकते हैं? 1961 में उनको भारत रत्न मिला था, 1961, इनसे 1 साल पहले। हाँ डॉक्टर थे, हाँ डॉक्टर बाबू कहते हैं उनको, बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय, ठीक है।
तो वो डॉक्टर उनका प्रोफेशन था, तो इसीलिए अगर कभी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और कहीं कहीं पे लिखा हो रहता है कि ये कर्पूरी ठाकुर जी को जो मिला है भारत रत्न, तो बिहार के कितने लोगों को मिला है। तो कुछ लोग विधान चंद्र रॉय को हटा देते हैं, कुछ लोग जोड़ देते हैं। तो अगर विधान चंद्र रॉय को लेकर रखें तो बिहार के अभी तक 5 लोगों को मिल चुका है। तो अगर कहीं कहीं पे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में रहता है बिहार के कितने सपूतों को मिला, सपूतों मतलब जो यहाँ पे बॉर्न हुए, तो उसमें 5 लोगों का नाम आ जाता है, जिसमें विधान चंद्र रॉय भी रहते हैं। परंतु जो मेजर किताबें रहते हैं बिहार की, उसमें 1962 राजेंद्र प्रसाद से ही शुरू करते हैं, 1961 को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, इस बार भारत रत्न इम्पोर्टेंट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग उनकी किताबें थोड़ी सी देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद की रिवाइज हो गया वहाँ से, फिर से इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, बीपीएससी में पूछा हुआ है, सत्याग्रह चंपारण और बापू के कदमों में। यही क्वेश्चन था, लैंग्वेज लिटरेचर से ही लिया गया है, वही आई थिंक दोनों स्लाइड्स इसमें है। अब हम लोग आ जाते हैं श्री कृष्ण सिन्हा या फिर बिहार केसरी या फिर श्री बाबू पे। ठीक है, इनका जन्म आपके शहर में हुआ, ठीक है, मुंगेर, अब शेखपुरा का पार्ट है। हाँ बता दो। नहीं जानना चाहते हैं, बताओ तो। ओके, हाँ ओके, तो यहाँ पे ऑफलाइन में बता रहे हैं कि मोर स्टेशन है, वहाँ के आसपास में ही इलाका है। ठीक है, उनका गांव है। तो अभी के मतलब इनका मुंगेर हो गया, मुंगेर। अगर बहुत से बहुत आज ऑफलाइन में बोले हैं तो मोर स्टेशन वो भी एम से ही है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वही चीज़ के लिए हम शब्द अभी कर रहे हैं कि संविधान सभा के या फिर आपका पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से इसको हटाया जाता है। ठीक है, कौन करते हैं सब, स्पीकर और चेयरमैन, आजकल तो बहुत होता है। ठीक है, नहीं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, सुने हैं कभी? चलिए, एक्चुअली आगे आप लोग पढ़ेंगे राम गोविंद सिंह जी के बारे में, 7 शहीद में से एक हैं, उनके नाम पे एक हॉल्ट है। हाँ, तो मुझे लगा कि वैसा ही कोई एक हॉल्ट आज नया पता चला है। ठीक है, ठीक है, तो आपका 1922 में आपका मुंगेर किसान सभा मोहम्मद जुबैर के साथ इन्होंने फॉर्म किया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ है। 1923 में इन्होंने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्वराज दल इन बिहार फॉर्म किया था। नेशनल स्तर पे कौन फॉर्म किए थे? स्वराज दल या स्वराज पार्टी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब थे। फिर विट्ठल भाई पटेल, तो ये सब आपके इम्पॉर्टेंट हो जा रहे हैं। फिर तो उसका जो बिहार वाला जो ब्रांच था वो आपके श्री बाबू के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब इसमें आ जाइए कि पहले सीएम ऑफ बिहार, और एक और चीज़ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब तक जीवित रहे तब तक वो बिहार के सीएम बने। तो यानी कि 1947 से लेकर या फिर जब से 1937 से लेकर 1961 तक ये सीएम रहे, तो उस समय तक जितने भी और सीएम कैंडिडेट अगर रहे होंगे तो उनको कभी भी चांस नहीं मिला होगा। लेकिन इनके समय पे कर्पूरी ठाकुर वगैरह डिप्टी सीएम वगैरह के रोल में रहे हैं। ठीक है, फिर आपके दलित एंट्री इन्होंने लीड किया बैद्यनाथ धाम टेम्पल में, और ऐसा करना चाहिए ये सजेशन
कई बार बाबू जगजीवन राम ने दिया था, मतलब जब भी मीटिंग्स वगैरह होता था तो जगजीवन राम ये सजेशन देते थे। तो बैद्यनाथ धाम टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है देवघर का, वहाँ पे दलित एंट्री इन्होंने फैसिलिटेट किया था और लीड किया था। फिर उसके बाद पहले सीएम थे जिन्होंने जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ राइट, अगर कास्ट वाइज बोले तो भूमिहार कास्ट से आते हैं और खुद भी जमींदार थे, लेकिन कांग्रेस में एक गांधीयन आइडियोलॉजी भी है, उसके अनुसार फिर जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, फिर उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार, तो क्या है इसका आंसर? श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, हाँ इसीलिए तो बताया ना, इसीलिए मैंने जानबूझ के वो ही 2 क्वेश्चन चुना है जहाँ पे कि श्री कृष्ण सिन्हा ऑप्शन में दिए हैं और यहाँ पे 65वीं में श्री कृष्ण सिंह दिए ऑप्शन में। ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो इत्तेफाक नहीं है यहाँ पे होना, वो सिन्हा और सिंह दिखाने के लिए भी है कि चलता है, इसमें ई ऑप्शन कभी नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी मतलब इस तरीके से अपना कहीं कहीं पे लिखते थे तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हु एस्टैब्लिश स्वराज दल, तो श्री कृष्ण सिंह। यहाँ पे सिंह, यहाँ पे सिन्हा, यानी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इस पर ई ऑप्शन नहीं कर लीजिएगा कभी भी। अब हम लोग आ जाते हैं जयप्रकाश नारायण पे। ऑनलाइन सब लोग जगे हुए हैं? कमेंट करके प्रेजेंस दर्ज करें, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, अलाइव लिख रहा है कोई। यहाँ पे सब अलाइव हैं, लाइव एंड टिकिंग। हाउ इज द जोश? लास्ट बेंच, हाउ इज द जोश आपको? नहीं, आप उनको बोल रहे हैं, जोर से बोल। अच्छा ठीक है, अभी तो फिर चिल्लाना हो जाएगा अलग से। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से राजेंद्र प्रसाद यादव इंडिपेंडेंस के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण सिंह इंडिपेंडेंस के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंडिपेंडेंस के बाद जो कांग्रेस को टक्कर दिए वो हैं जयप्रकाश नारायण। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? सिताब दियारा, सारण में। ये दियारा क्या होता है? इस शब्द का जो ओरिजिन है वो दिया शब्द से है। बेसिकली जो आपका डिपोजिशन होता है नदियों में, और उस डिपोजिशन यानी कि जहाँ पे जमाव हुआ वो दिए का शेप में अगर है तो उसको दियारा नाम वहाँ से आ रहा है। तो इसीलिए सारण का जो क्षेत्र है वहाँ पे एक दियारा है जिसका नाम सिताब है, तो सिताब दियारा सारण। और इनके बारे में ही है कि 1920 में इन्होंने 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिया। ठीक है, अब इन्होंने कॉलेज तो छोड़ दिया, पढ़ाई तो बाद में, अब स्वराज तो मिला नहीं, तो पढ़ाई तो फिर कंप्लीट करने जाएंगे। कहाँ गए? तो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी इन यूएसए, वहाँ पे ये गए थे साइंस पढ़ने के लिए। इंटरेस्टिंगली बिहार से थे, सोचे साइंस पढ़ने जाएंगे, यूएस गए मार्क्सिज्म पढ़ने लग गए। ठीक, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो यूएस में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में गए थे साइंस पढ़ने के लिए, पर वहाँ पे जाके साइंस। हाँ दीपक सही बोल रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अरशद, लो सर, बगल में कहीं पे पावर सॉकेट दिख रहा है? ट्राई करके देखना, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखिए,
यहाँ पे ऑफलाइन में पूछ रहे हैं कि इनकी विचारधारा मार्क्सवादी तो है नहीं। कारण देखिए, बिहार का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको बता देते हैं। बिहार में जिनका जन्म होता है वो लोग जनरली क्लास 10 के आसपास में उनका आइडियल हिटलर होता है। बहुत लोगों का, सबका नहीं, क्योंकि हिटलर हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं होता है, तो उनको लगता है कि हिटलर ही सबसे अच्छा इंसान है। क्योंकि अकेले मतलब एक साइड, कभी कभी विलन भी इम्पोर्टेंट अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक, उसके बाद जब स्टूडेंट थोड़ा सा आगे बढ़ता है, 10th के बाद सोशल साइंस वगैरह पढ़ता है और सिविल सर्विस में अभी अगर एंट्री कर दे और बीच में अगर इंजीनियरिंग अगर किया हुआ है, तब तो अभी तक वो हिटलर ही पर चल रहा था और गांधी जी को गलत समझ रहा था। सिविल सर्विस प्रिपरेशन में आने के बाद पहली बार उसको पता चलता है कि गांधी जी क्या किए थे। ठीक, तब अब धीरे धीरे करके गांधी जी उसके लिए आइडियल होते हैं। तो इनके भी साथ यही हुआ। और अगर आप कभी गांधी जी का अगर से आगे बढ़ के मार्क्स की अगर किताब अगर पढ़ते हैं, जनरली दिल्ली वगैरह में यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, तो अगर मार्क्स की अगर किताब पढ़ते हैं तो बहुत ही अपीलिंग लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे से लिटरेचर वगैरह दिया हुआ है। तो ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ है या कन्हैया कुमार जी के साथ नहीं हुआ है, ये बहुत लोगों के साथ पहले से ही चला हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा लिटरेचर है मार्क्सिज्म का। पर बाद में फिर जब ये इनकी वाइफ जो हैं प्रभावती देवी, वो भी पक्की गांधीयन हैं, और इनके जो ससुर जी हैं ब्रज किशोर प्रसाद, वो भी गांधीयन हैं। तो धीरे धीरे करके जब आज़ादी, देखिए कोई भी चीज़ का प्रमाण इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये गांधीयन नहीं थे पहले, लेकिन बाद में जब आज़ादी दिला दिए तो फिर धीरे धीरे करके सर्वोदयी हो गए, सर्वोदय मूवमेंट, अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल, जो कि गांधी जी से इंस्पायर्ड था। तो अब ये हो गया ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम लोग 1934 में आ जाते हैं। ये जनरल सेक्रेटरी बने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, और जो कि बाद में बन जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो वहाँ से लिंक कर लीजिएगा। आचार्य नरेंद्र देव जो हैं वो आपके बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसके प्रेसिडेंट थे। अब हम लोग देख लेते हैं 1942। अब ये 1942 आते आते बहुत ही तेज तर्रार नेता हो गए हैं, और छापामार युद्ध वगैरह में भी धीरे धीरे करके एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी एक कांग्रेस का धरा है और एक जो कि एकदम पेशेंस लूज कर चुका है। तो फिर वो अब आर्म्स भी उठा के जैसे भी हो, क्योंकि ये मोमेंट राइट है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटिश सरकार कमज़ोर है। अगर नहीं, कुछ लोगों को लग रहा था कि ऐसे अगर चलता रहा तो 1967-70 हो जाएगा इंडिपेंडेंस होते होते, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस रहा, तो इनको जेल कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक ही लाइन से अलग अलग साल क्वेश्चन है। कहाँ पे उनको जेल किया गया? हजारीबाग जेल। ये सबको जेल कर दिया गया, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जेल में रहे नहीं। दिवाली की रात को ये स्केप कर जाते हैं। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी 67 बीपीएससी में आ गया है। किनके साथ स्केप करते हैं? योगेंद्र शुक्ल, जो कि HSRA के मेंबर हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, और ज़्यादा आगे गए तो गिर जाएंगे। फिर फॉर्म्ड आज़ाद दस्ता। अब ये जब स्केप कर जाते हैं योगेंद्र शुक्ल के साथ, योगेंद्र शुक्ल तो बाद में फिर से पकड़े जाते हैं, उनको पटना ले आया जाता है। पर ये चूँकि नेपाल चले गए ना, तो आप तो को बताया था 2 देशों की पुलिस, तो इसीलिए इनके पीछे 2 देशों की पुलिस लगी हुई थी, पर इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनके साथ राम मनोहर लोहिया वगैरह भी थे। अब आ जाइए, आज़ाद दस्ता ये फॉर्म करते हैं, और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध हो गया। बेसिकली इसमें क्या होता है? मैक्सिमम टेरर मिनिमम कैजुअलिटी, इसमें ही होता है। कब आएंगे, कहाँ से आएंगे, कुछ पता नहीं है, पर डैमेज तो बहुत करके जाएंगे। तो इसीलिए गुरिल्ला वॉरफेयर शिवाजी के टाइम से ही, इसीलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, याद रखिएगा
विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी। अब हम लोग अगर मान लीजिए कभी मेंस में आपको क्वेश्चन आ जाता है जयप्रकाश नारायण पे अगर शॉर्ट नोट्स में, तो आप फिर सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस नहीं लिखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन भी इनका लिखिएगा, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या है, सबसे पहले इनका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन और नागालैंड इंसर्जेंसी, ये दोनों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कश्मीर व नागालैंड समस्या के समाधान का प्रयास। देखिए जब भारत आज़ाद हो गया उसी समय से कश्मीर और नागालैंड में इशू चल रहा है, तो उसके समाधान में भी इनका, ये डायरेक्टली ओपोजिशन साइड से भी कभी कभी बोलते रहते हैं, तो इसीलिए वो प्रयास कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का। और नॉर्थ ईस्ट में पीस लाना, ये सब वेस्ट एशिया पर भी इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। यानी वेस्ट एशिया मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सा विवाद की बात हो रही है, इजराइल फिलिस्तीन वाला जो इशू चल रहा होगा, तो उस पर भी इनका इम्पोर्टेंट से रहा है। तो जो भी उस समय घटना चल रही है भारत के अंदर, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट दो पॉकेट्स थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे कि और इनका रोल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफ से है ही, पर साथ में कुछ और लोग भी हैं जो कि मुद्दे उठा रहे हैं, उनका सोल्यूशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अभी तो और इम्पॉर्टेंट हो गया बांग्लादेश लिबरेशन के कारण। आज कहीं पे न्यूज़ में सुन रहे थे कि 15 अगस्त का छुट्टी वो लोग कैंसिल कर दिया शायद। और आज का डेट वैसे कौन सा है, PHRD, हाँ हिंदी में है विभाजन विभीषिका, आगे उसको याद करने का दिन, ठीक है। तो और इंग्लिश में है PHRD, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, PHRD। तो बेसिकली हम लोग पार्टीशन डे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उस समय जो हॉरर्स हुए थे, यानी कि जो भी बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था या फिर जो जख्म हो रह गए, उसको याद करना। और ऐसा नहीं है कि उसको याद करते रहना, ऐसा आगे कभी ना हो उसके लिए प्रयासरत रहना पूरे भारत में। तो इसीलिए इसको आज का दिन PHRD है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। अब हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण का रोल बाकी सब में देख लीजिए, पर 1971 के वॉर में इस समय तक आते आते अब ये लगभग इंदिरा गांधी के पैरेलल स्टेचर पर ओपोजिशन में आ चुके हैं 71 के आसपास। मतलब आगे बस 74, 75 में इमरजेंसी लगने वाला है, तो आप समझ ले 71 में ये एकदम इंदिरा गांधी के प्रखर विरोधी रह रहे हैं, मुखर प्रखर जो भी आप समझिए। अब क्या होता है, 1971 में युद्ध चल रहा है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है। जब भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी का मदद कर रही थी, तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि इंडियन आर्मी जो है वो पहले आएगी बांग्लादेश में और उसको बांग्लादेश को पहले आज़ाद कराएगी, बाद में गुलाम बना के खुद का अपना स्टेट बना लेगी, ठीक है। ये एक प्रोपेगेंडा वेस्ट पाकिस्तान चलाई कि ये मतलब आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। तो अब इंदिरा गांधी तो कितना भी चीख चीख के चिल्ला, मतलब बोले कि हम आप पर मतलब आपको हथियाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपका लैंड ग्रैब करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पर एक अगर ओपोजिशन का नेता भी अगर बोलता है क्या कि हम लोग नॉन कॉलोनियलिस्ट इंटेंशन के साथ आ रहे हैं या फिर आपका गैर उपनिवेशवादी इरादों से आ रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, बांग्लादेश के लोगों को और वर्ल्ड के लोगों को इतना तो पता चल गया ना कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस बात पे क्लियर है कि बांग्लादेश को हथियाया नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एश्योरेंस था उस समय जेपी के बोलने के कारण, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी यही रोल राहुल गांधी प्ले करेंगे। अगर वो कुछ बोलते हैं और मोदी जी भी सेम बोलते हैं, तो फॉरेन पॉलिसी में अगर सेम अगर बात हो रही है तो आप पॉलिसी कंटिन्यूटी मतलब को समझ सकते हैं, या एश्योर्ड रहेगा। तो वही यहाँ पे पॉलिसी कंटिन्यूटी एश्योर हो रही है जब विपक्ष का एक नेता ऐसा बोल रहा है, तो इसीलिए इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है उस जगह पे। अब हम लोग और लास्ट में ये चैम्पियन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये भी यहाँ से ही लिंक आप कर सकते हैं, ठीक है, मानवाधिकारों के चैंपियन में। अब फिर इमरजेंसी आते आते ये टोटल रिवॉल्यूशन
या फिर संपूर्ण क्रांति की अवधारणा देते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या होता है? इसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, मतलब कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, सारे तरीके का रेवोल्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स वगैरह देकर हम लोगों ने पॉलिटिकल रेवोल्यूशन कर लिया। जब हमने उस समय के हिसाब से अगर सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी दे दिया यूनिवर्सल करके, तो यानी कि हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ले आया। फिर उसके बाद अगर हम लोग डीपीएसपी को फॉलो कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जमींदारी सिस्टम अगर हम लोग हटा रहे हैं, तो सोशल रेवोल्यूशन भी ला रहे हैं और साथ साथ उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी हो रहा है। पर उसके आज़ादी के 25 साल आते आते अब हमको इनके हिसाब से एक और बड़ा, ताकि इंडिया बहुत तेज से आगे ग्रो करे, तो उसके लिए हम लोगों को टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए, जिसमें इन तीन के अलावा भी आपका स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल ये सब भी हो, ताकि फिर से हम लोग विश्व गुरु बने। कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। और 1999 में इनको मिला भारत रत्न। तो इसीलिए वो जो 5 सपूत हैं जिनको बिहार के भारत रत्न मिला है, उनमें से एक जेपी भी हो गए 1999, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जी को भी मिला है भारत रत्न, वो भी डुमराव बक्सर उनका जन्म हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं जेल्स के बारे में। इतना जेल था, एक ही जगह पे सारा जेल कर दिए, ठीक है। तो 2-3 लाइन में सारा जेल समराइज्ड है। जब 9 अगस्त ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उस समय पे जैसे ही बोले कि भारत छोड़ो, एकदम सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, रात में ही गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो अब गांधी जी को बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट मिला, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कहाँ भेजा गया? अहमदनगर फोर्ट में। तो ये यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी को पुणे का आगा खां पैलेस में भेजा गया और नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट। और बाकी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी था या एग्जीक्यूटिव वर्किंग कमेटी, उसमें नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, फिर उसके बाद गोविंद वल्लभ पंत थे, प्रफुल्ल कुमार घोष, पट्टाभी सिद्धरमैया, ये वही हैं 19 त्रिपुरी सेशन वाले। फिर उसके बाद आपके सैयद महमूद, जेबी कृपलानी, इन सब बेसिकली वर्किंग कमेटी के जो भी लोग थे, उनको कहाँ भेज दिया गया? अहमदनगर किले में। अब लास्ट में जो बिहार के लीडर्स थे, उनमें आपको राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया गया पटना के बांकीपुर जेल में। जो लोग बिहार से बाहर पढ़ाई करते हैं, उनको पहले पता नहीं होता है कि बांकीपुर पटना में ही है। तो इसीलिए जब स्पेक्ट्रम पहली बार पढ़ते हैं, तो वो 1922 से ही बिहार में पहला कांग्रेस सेशन लेते हैं, लेकिन यहाँ की तैयारी करने पर पता चलता है कि बांकीपुर भी पटना में ही था। तो इसीलिए 1912 हो जाता है पहला। कौन सा सत्र था 1912 में? 27वां। कौन उसके हेड, ये प्रेसिडेंट थे? हाँ, आर.एन. मधुलकर। और वो 27वां हो गया, तो 1922 वाला 37वां हो गया। उसके चेयरमैन कौन है? सी.आर. दास। उन्हीं की बात नहीं मानी गई तो स्वराज पार्टी फॉर्म हो गया 1923 में, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके 3 जेल यहाँ पे समराइज हो गए। इससे ज़्यादा अगर जेल के बारे पूछते हैं, कोशिश कीजिए याद करने का, नहीं तो खुद भी होकर आइएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, ठीक है। मुन्ना भाई में भी बताया गया था ना भाई, हम लोग फेमस हो रहे होंगे ना, मतलब उसको अंदर रहने का टेंशन नहीं है भाई, अभी हम लोग फेमस हो रहे होंगे ना, इसका टेंशन है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सब अब वाइफ को भी साथ में, मतलब आगे पीछे ही पढ़ लेते हैं। यही आपको सीक्वेंस यहाँ में दिखेगा क्लास में, एटलीस्ट याद करने में, कि पहले जयप्रकाश नारायण आएंगे, फिर उनकी वाइफ आएंगे, फिर उनके ससुर जी भी आएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि सब बहुत ही इंपॉर्टेंट गांधीयन हैं, ठीक। वो बाद में सर्वोदयी बनते हैं। अब आ जाइए
और ये रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल और रोल ऑफ बिहारी विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें भी आप प्रभावती देवी को बहुत अच्छे से शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इनको भी जान लेते हैं। कितने लोग इनके बारे में पहले से जानते थे? ठीक है, मतलब एज वाइफ या फिर एज अ नेम, मतलब इतने डिटेल में कोशिश किए जानने का? हाँ, वो मतलब YouTube में ज़्यादा फेमस होता है ये सारी चीज़ें। बाकी जो हम लोग एक मर्यादा में रह के जो पढ़ाई करेंगे वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो डॉटर ऑफ अ फेमस गांधीयन लॉयर, इस कारण उनको बहुत मतलब मेंटली बाद में बहुत हरास भी हुई थी, पर ये सब चीज़ें YouTube पे ज़्यादा लिखा रहता है। अब डॉटर ऑफ अ फेमस गांधीयन लॉयर कौन थे? ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है, फिर उसके बाद वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे भी रेफरेंसिंग लागू होता है, वहाँ पे हमने नहीं लिखा था हस्बैंड ऑफ प्रभावती देवी, तो ये चीज़ें कभी कभी रहती हैं। फिर उसके बाद आपका, ताकि जल्दी याद हो जाए अभी के लिए, और ये महात्मा गांधी के पैशनेट फॉलोअर थे, और फिर उसके बाद गांधी आश्रम में भी इन्होंने समय बिताया था। अब इम्पॉर्टेंट है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते बहुत अच्छे से ये पार्टिसिपेट कर रही है और अरेस्ट भी होती हैं 1932 में। ठीक है, तो CDM के आसपास में इनका इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इनको कौन से जेल भेजा जाता है? गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेजा गया, और बाद में इन्होंने महिला चरखा समिति पटना में बनाया, वही चरखा मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर कहा जाता है, यहाँ पे अब रेफरेंसिंग ठीक हो गया, कि इनके ही इन्फ्लुएंस में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय मूवमेंट बाद में ज्वाइन किया था। सर्वोदय मूवमेंट मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ठीक है, सभी का उदय हो। ठीक है, तो आप सेफली कह सकते हैं हर सफल पुरुष के पीछे वाला जो कोट है। अब हम लोग आ जाते हैं, प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच रीजन? तो इसका आंसर क्या होगा? पटना। कुछ जगहों पे भागलपुर लिखा हुआ रहता है, पर अभी के लिए हम लोग पटना के ही तरफ रहेंगे, क्योंकि वही उनका क्षेत्र है। चरखा समिति वगैरह सब कुछ वो पटना में ही बना रही हैं। ठीक है, बी पटना। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रज किशोर प्रसाद पे। ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, अभी तक अगर कोई नहीं ध्यान दिए हैं तो इस पर ध्यान दे लीजिए। ठीक है, राहुल एंड टीम, हाँ इधर। तो आपका ब्रज किशोर प्रसाद, ये अभी तक बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है, पर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में ये मतलब छुपे रुस्तम टाइप हैं, इन द सेंस कभी भी इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है बीपीएससी द्वारा। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये इनके नाम में ही है गांधीयन लॉयर। ठीक है, गांधीयन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बीपीएससी को तो आप छोड़िए, कोई अगर कॉलेज अगर ड्रॉप आउट करे, या उसकी शादी होगी क्या? मतलब एक कॉमन सेंस से उस समय भी अगर कॉलेज ड्रॉप आउट किए होंगे जेपी, तो नॉन गांधीयन तो शादी नहीं होने वाले थे। तो हाँ, वो फॉरेन रिटर्न से पहले शादी हो गई थी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उस समय भी यही चीज़ था। अगर सिविल सर्विस में भी इसीलिए कई बार शादियां जो है वो इसी फील्ड में होने का चांस रहता है, क्योंकि नहीं भी क्लियर किए तो भी कारण है कि ऐसे तो आप नॉर्मल मैरिज मार्केट से तो आप बाहर हो चुके हैं, उसी तरीके से जयप्रकाश नारायण भी बाहर हो गए थे। तो जेपी अगर बाहर हो गए तो जेपी का हाथ भी थामे कौन? गांधीयन लॉयर ब्रज किशोर प्रसाद और गांधीयन प्रभावती देवी। तो मतलब अपना ट्राई टू फाइंड योर फ्लॉक। ठीक है, वहाँ पे ही आप अगर आप कोई अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हैं तो इन्होंने भी यही किया।
बिल्कुल 1915 में गांधी जी आए और उस समय तक ये हीरो बन चुके थे गांधी जी, तो इसीलिए मतलब वहाँ पे जितना भी चल रहा है मूवमेंट साउथ अफ्रीका में एकदम क्लोजली यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे जो विंस हैं उसके आधार पे ये आए, उनसे मिले बिल्कुल 1915 में 9 जनवरी को आए और ये उनके साथ फॉलोअर बन गए। फिर गांधी जी ने हैंडपिक किया, नहीं गांधीयन मतलब कि गांधीवादी, ठीक है, गांधीयन मतलब कि सोच बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए अभी हम लोग मतलब लॉयर उनका प्रोफेशन हुआ और उनकी विचारधारा गांधीयन हुई। अब आ जाइए, गांधी जी ने हैंडपिक किया था किनको किनको, राजेंद्र प्रसाद को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को और इनको एंड हिम टू सक्सेसफुली लीड चंपारण मूवमेंट। तो इसीलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर एक स्टेटमेंट उठ के आ सकता है। बाकी भी थे, कृपलानी वगैरह भी थे, पर इनका नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली आता है, ठीक। और एक एक्स्ट्रा बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इन पर जो किताब लिखी गई है ब्रज किशोर प्रसाद द हीरो ऑफ मेनी बैटल्स, ये सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा है और ये टेम्प्रोरी चेयरमैन नहीं है, ठीक है, ये दूसरे वाले सच्चिदानंद सिन्हा है। पर अगर कभी एक किताब का रेफरेंस अगर आ जाता है तो आप बस एक पिक्टोग्राफिक रखिएगा दिमाग में, मेनी बैटल्स, ब्रज किशोर प्रसाद द हीरो ऑफ मेनी बैटल्स। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दीजिए ऑनलाइन भी कि जंटल बिहारी गांधी जी किसी को बोले थे, कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वहाँ पे तो ये चीज़ मतलब यही चीज़ है, अगर कभी अगर पूछ दिया जाता है जंटल बिहारी गांधी जी किनको बोले या फिर जंटल बिहारी किनको बुलाया जाता था, तो वो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो ब्रज किशोर प्रसाद थे, ठीक। हाँ, क्यों ऐसा है? क्योंकि गांधी जी का जो किताब है, गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी थी? एक बहुत सारी लिखी थी, पर एक था एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसमें इन्होंने एक पूरा चैप्टर लिखा है जंटल बिहारी नाम से, और उसमें ब्रज किशोर प्रसाद के बारे में लिखा है। क्लियर है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी भी आ सकता है कि जंटल बिहारी किनको बोला गया। राजेंद्र प्रसाद भी ऑप्शन में रहेगा और ब्रज किशोर प्रसाद भी ऑप्शन में रहेगा, पर आंसर आपका इनका है, ब्रज किशोर प्रसाद को जंटल बिहारी, क्योंकि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में एक अलग से पूरा अध्याय ही इनके बारे में उन्होंने लिख दिया है, ठीक है, गांधी जी ने। तो इसीलिए, पर हो क्या कारण है नहीं पता, पर इनके बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब ये इंस्ट्रूमेंटल थे बिहार विद्यापीठ को फॉर्म करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो MMH मौलाना मजहरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद, जब बिहार विद्यापीठ फॉर्म हुआ तो मतलब चांसलर वाइस चांसलर टाइप के रोल में ये लोग थे, ठीक। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक डिबेट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। वीडियो पॉज्ड, अभी ठीक है क्या निखिलेश? मैं अभी देख रहा हूँ, बाकी लोग बताइए चैट में वीडियो चल रहा है? तेरह लोग तो अवेलेबल हैं, वो पॉज वीडियो तो देख नहीं रहे होंगे, मतलब ऐसा लग रहा है। क्या यस सर क्या है, पॉज हो गया है? नो सर, सही है, ओके, हाँ राजकुमार गुड, ठीक चल रहा है। अब आ जाइए, इस डिबेट के बारे में एक आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, इसका हम आपको हिस्ट्री बता देते हैं। जब संविधान सभा चल रहा है और गांधी जी का देहांत हो चुका है, कब हो चुका है? आप कब गांधी जी का देहांत हुआ? हाँ बिल्कुल, मार्टिन डे। तो 1948 में उनका देहांत हो गया जनवरी में, लेकिन संविधान सभा कब अपना फाइनल काम खत्म किया? 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर को। तो यानी कि 1.5 साल का समय है। उस समय पे डिबेट चल रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि गांधी जी का नाम
ये कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए या नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हो या ना हो, इस डिबेट में इन्होंने बोला था कि गांधी जी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ये सही है या गलत है? या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझे क्या? मतलब एक डिबेट चल रहा था कि गांधी जी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसमें इनका क्या पक्ष रहा होगा? ये हुआ काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक, लेकिन सही है। हाँ, राइट। तो यही वाला एंगल है कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गांधी जी का नाम होना चाहिए। ऑलरेडी इनके नाम पे, जंटल बिहारी नाम पे एक उनके बुक में लिखा जा चुका है, परंतु जब बोला गया कि डिबेट में कि क्या होना चाहिए नहीं नाम, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ लिखा रहता कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ गांधी जी, या फिर अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी जी, या विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी जी सोलेमनी रिजॉल्व, और आगे सोवरेन सोशलिस्ट ये सब हो सकता था। या फिर डीपीएसपी में ही कहीं लिखा हुआ रहता आर्टिकल 40 में कि एज द ड्रीम ऑफ गांधी जी, या फिर कुछ भी इस टाइप से हो सकता था। तो इनका क्या कहना था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गांधीयन, ट्रू गांधीयन नहीं है, गांधी जी क्या क्या चाहते थे? आइडियल स्टेट। उनका अगर आप पढ़िएगा ये जो गांधी नेहरू टैगोर वाला जो हमारा मेंस में भी है, तो वहाँ पे क्या क्या वो चाहते थे? आइडियल स्टेट या फिर रामराज का जो उनका जो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद उनका कहना था कि प्रोडक्शन बाय मासेज, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन बाय मासेज। तो ये उनका इकोनॉमिक नीति था, पर हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। फिर उसके बाद जेल कैसा होना चाहिए? तो वो रिफॉर्मेटरीज होने चाहिए, यानी कि वहाँ पे सुधार गृह होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट या फिर दंड देना चाहिए। तो उसके बाद फिर एजुकेशन कैसा होना चाहिए? वर्धा मॉडल होना चाहिए, या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। तो ये सब उनका है। फिर आर्मी, एक तो आर्मी होनी ही नहीं चाहिए, अगर हो तो वो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए। तो ये सब चीज़ें गांधी जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका एंट्री ही नहीं दिया गया था, तो इसीलिए ये चूँकि गांधीयन है नहीं, तो उनका नाम नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि मान लीजिए कि वो फिर भी बोल देते कि गांधी जी का नाम रहे, तो ऐसा हो सकता था ना कि कभी कोई दूसरी गवर्नमेंट आई और वो संविधान संशोधन की और गांधी जी का नाम हटा दी। उस समय तक तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी नहीं था कि गांधीइज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर कोई हटा दे तो गांधी जी का अपमान होगा। तो इसीलिए बोला गया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब नाम वाम मत डालो। बाकी हम लोग डीपीएसपी पूरा गांधी में ये हम लोगों को भावना समझ में आ रही है, पर नाम डाल के उनका अपमान नहीं करना है। ठीक है, तो यही ओवरऑल डिबेट है। तो इस आधार पे अगर कोई क्वेश्चन आता है टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट पे, जहाँ पे कि आपको भाव पता होना चाहिए कि ऑल्दो ये पक्के गांधीयन थे, परंतु गांधी जी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए या नहीं, उस मोशन का अपोज इन्होंने किया था। ठीक है, और जंटल बिहारी इनको बुलाते थे। यही पूरा स्टोरी हो गया। अब आगे एएन सिन्हा पे। सब लोग साथ में हैं अभी तक? क्लियर है? ये ब्रज किशोर सिन्हा बहुत इंपॉर्टेंट थे, अभी तक हो सकता है ऐसे कवर नहीं किए हों, पर अभी आपका इंपॉर्टेंट कवर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा पे। ठीक है, अभी कैसा जोश है? ठीक है, अभी 15 मिनट और रहेगा, रहना चाहिए। हाँ, पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया है ना? हाँ बिल्कुल किया है राजकुमार, और बहुत कुछ किया है, पर अभी मैंने वही एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपने सुना होगा। 634 का कमेंट है। ओके, तो यही रीज़न है कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड किया गया है, पर उनका नाम नहीं दिया गया ताकि कभी अमेंडमेंट का चक्कर ना हो, उनका अपमान ना हो। ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और पूरा गांधीयन नहीं है, क्योंकि अगर आप गांधी की पूरी विचारधारा पढ़ेंगे तो उनका तो कहना है धीरे धीरे करके स्टेट जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इतना रेडिकल उनका विचारधारा था, इसीलिए क्योंकि ट्रू गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
तो इसीलिए उनका नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मोशन अपोज करने में ये आर्गुमेंट्स रखे थे। ठीक है, अब हम लोग अनुग्रह नारायण सिन्हा पर आ जाते हैं या फिर A.N. सिन्हा। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि इनको आर्किटेक्ट बुलाते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार। साथ में राजेंद्र प्रसाद हैं और श्री कृष्ण सिंह हैं, ये तीनों को आर्किटेक्ट बुलाते हैं या फिर वास्तुकार। और क्रिएटर जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा है। ठीक, पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार के और फाइनेंस मिनिस्टर भी बने बिहार के, और इनके बेटे हैं S.N. सिन्हा, वो भी आगे चल के चीफ मिनिस्टर बनते हैं बिहार के ही। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इनके बारे में हो गया। इनका संबंध औरंगाबाद इलाके से था। अब हम लोग आ जाते हैं बाबू जगजीवन राम पे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, इनको प्यार से बाबूजी बुलाते थे। और इनका जन्म भोजपुर में हुआ था, कहीं कहीं पे और भी लिखा हुआ रहता है कोई और जगह, पर मैंने एक सोर्स में आरा भोजपुर देखा था, वही अभी यहाँ पर कैरी किया है। उसके बाद आपका इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, ये इनके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यंगेस्ट मिनिस्टर हैं ये, हाँ इसीलिए मैंने बोला एक बार देख लीजिएगा। भोजपुर का इलाका मतलब है तो इनका रीजन वही, मतलब कैमूर वगैरह का इलाका जो है, शाहबाद पहले का नाम हुआ करता था, तो उधर से इनका संबंध है। ठीक है, तो फिर यंगेस्ट, और जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये यंगेस्ट मिनिस्टर थे। ठीक, राजेंद्र प्रसाद कौन सा मिनिस्टर थे? फूड एंड एग्रीकल्चर। ये कौन से मिनिस्टर थे? लेबर मिनिस्टर। और आगे चल के तो ये डिप्टी CM भी बनते हैं जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, हाँ डिप्टी PM, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं आगे चल के। इसके अलावा आपका ये बिहार में रविदास सभा का भी गठन किए थे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इनके लिए हो जाता है। ठीक, बाबू जगजीवन राम के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि 1928 में इन्होंने बिहार में रविदास सभा का गठन किया था। ठीक है, हाँ रविदास मतलब एक मूवमेंट है, संत रविदास हैं, उनका मतलब रविदास सभा का गठन किया था इन्होंने। और रविदास सभा का काम बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स या फिर शेड्यूल कास्ट क्लासेस, तो वो 1928 से ही, मतलब आपका लगभग साइमन कमीशन वाले ईयर के आसपास से, ठीक है, रविदास सभा का गठन करते थे। अब इसी तरीके से आप पोस्ट इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूशन देख लीजिए क्या है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, मतलब इनका तो ऐसा तगड़ा है कि ये आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हैं, फिर जब बांग्लादेश के साथ वॉर हो रहा है तब ये डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। ठीक है, 1971 बांग्लादेश वॉर के समय ये डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। तो मतलब आप ऐसा सोचिए कि इनके पास ख्याति कम नहीं है। जब एग्रीकल्चर में क्राइसिस होता है तब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये हैं, जब डिफेंस में क्राइसिस हो रहा है 1971 में तब ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बाद में जब पूरे कंट्री में क्राइसिस हो रहा है तब ये डिप्टी PM है। तो मतलब बहुत क्रिटिकल समय पे इनका योगदान रहा है। फिर ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, और इन्होंने इसी समय 1976 में इन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम का भी एक पार्टी फॉर्म किया था। ये दोनों CDPO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रविदास सभा और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब 1928 में आपके ये
रविदास सभा बिहार में फॉर्म करते हैं, ठीक है, इन बिहार। और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये 1976 में फॉर्म करते हैं। क्योंकि उस समय ऑलरेडी बहुत पीक पे चल रहा है मूवमेंट, बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये भी फिर कांग्रेस में इंदिरा जी पर जब लग रहा था आरोप, तो एक ये कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इस टाइप से इन्होंने किया था। और इनकी डॉटर हैं मीरा कुमार, कुमार सरनेम है मतलब बेसिकली, पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। पहली वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती रही हैं, ठीक है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, हाँ पार्टी बनाए थे। ये दोनों ही CDPO का क्वेश्चन है, ठीक है। एक 2018 में आया है और एक 2005 में आया है CDPO के, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में दे दिए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत आसान है कि अभी उन्हीं के बारे हो रहा है तो वही आंसर होगा, पर जब रिवाइज कीजिएगा तब एक जगह पे होगा तो आप लोगों को बेहतर रहेगा, ठीक। क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए ऑनलाइन। इनमें से बिहार के किस नेता ने हामोन कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? तो इसका आंसर है बाबू जगजीवन राम, ठीक। अगर किन्हीं को दिक्कत भी होगा तो एलिमिनेशन से जा सकते थे कि राजकुमार शुक्ल, ये 1917 से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये लोग सोशलिस्ट सर्वोदयी हैं। तो एक आप लोगों को अगर अंदाज रहे कि इम्पोर्टेंट दलित नेता थे तो इसीलिए एक ही ऑप्शन बचता था, तो इसीलिए ई ऑप्शन अगर नहीं टिक करना है तो आपको बाबू जगजीवन, उस समय के लिए नया क्वेश्चन था, ठीक है, जब पूछा गया था तब के लिए, ठीक है। कब है? 1935। तो इसीलिए बोले ना कि एलिमिनेशन से आप देख लीजिएगा, देखिए नहीं पढ़ना है फिर भी आप आंसर, इसी को लॉजिकल गेसिंग कहते हैं। अगर अटेम्प्ट करना है तो आप, यही सबसे सेफ ऑप्शन था, क्योंकि दलितों के लिए मताधिकार मतलब कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे तो अगर 4 लोग हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस तुक्का मारना है तो इन्हीं को मारना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सही भी वही है। यही है, हामोन कमीशन रांची में डिमांडेड वोटिंग राइट्स फॉर दलित्स। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अभी स्टॉप करें या फिर ये करने के बाद कंटिन्यू करें? ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सचिवालय गोलीकांड पे। जो लोग बिहार से बाहर पढ़ते हैं उनको इनके बारे में कम पता रहता है, पर अब धीरे धीरे करके इनको काफ़ी मान सम्मान मिलना शुरू हुआ है जिनके ये हकदार थे। 7 शहीद बुलाते हैं सचिवालय गोलीकांड। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस समय में एक WG आर्चर नाम के पटना के DM थे, ठीक है, WG आर्चर, नाम में ही है गोली तीरंदाजी। करते क्या होंगे? गोलीबाज तीरंदाजी, कुछ भी आप समझिए, WG आर्चर, इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। हुआ यूं था कि सभी तरफ में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रैक्टिकली लीडरलेस मामला हो गया है। बहुत लीडर्स हैं लेकिन वो अब धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो मोर्चा संभाल लिया पटना में पढ़ रहे बच्चों ने, ठीक। अब वही बच्चे
सेक्रेटेरिएट पे, जो कि अभी का ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे झंडा फहराने के लिए जा रहे थे। गोरखा रेजिमेंट ने बोला कि हम लोग गोली नहीं चलाएंगे, परंतु बहुत गोली आर्चर ने बोला कि नहीं गोली चलानी है, WG आर्चर जी ने। तो फिर बोला गया कि जिनके हाथ में झंडा रहेगा उन्हीं पे गोली चलाएंगे। तो फिर कहा जाता है, ये कोई ऑर्डर नहीं है क्योंकि उस समय तो कोई उतना ज़्यादा देखा नहीं होगा, पर कुछ इस टाइप का कि मतलब झंडा गिरने नहीं दे रहे थे। किसी को भी अगर गोली लगी तो कोई और झंडा गिरने में बिल्कुल नहीं गिरने दे रहा था। तो वही 7 शहीद हो गए। तो इनमें आप इम्पॉर्टेंट नाम सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, पर अगर आप ध्यान देना चाहें तो आपके रामानंद सिंह हैं, राम गोविंद सिंह हैं, ठीक है, 2 राम से हो गए। उसके बाद आपके राजेंद्र सिंह हैं, फिर उमाकांत प्रसाद सिन्हा हैं, सतीश प्रसाद झा हैं, जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी। ये जगतपति कुमार पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पूछा गया है कि 7 शहीद जो थे उनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रतिमा BN कॉलेज में लगी हुई है या बिहार नेशनल कॉलेज, ऐसा क्वेश्चन आया था CDPO में। तो उसका आंसर है जगतपति कुमार। तो उस समय के बाद और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया कि आपको बाकी 6 नाम पता होने चाहिए। तो अगर याद करने का तरीका सिंपल है, 2 राम हैं, ठीक है, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, और 3 R से हैं, तीसरे राजेंद्र सिंह, ये 3 हो गए। उसके बाद आपका US याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स वाला, उमाकांत प्रसाद सिन्हा और सतीश प्रसाद झा। लास्ट में जगतपति देवी करके कर सकते हैं, एक साथ हो जाएगा जगतपति देवी। तो आपका जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी। ये देवीपत चौधरी, ये जो मिलर हाई स्कूल है पटना में, अब इस स्कूल का नाम बदल के हो गया है शहीद देवीपत चौधरी मिलर हाई स्कूल, ठीक है। अगर कभी तो एक तो ये WG आर्चर आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग अगर ऐसे याद करना चाहें थोड़ा सा, तो आपके 2 पटना से हो गए, रामानंद जी और राम गोविंद जी, इन दोनों का देखिए पढ़ तो सब पटना में रहे हैं, 7 ये 7 पटना के किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परंतु इनका जन्म स्थान कहाँ पर है ये अगर याद करना है तो आपका रामानंद सिंह जी और राम गोविंद जी, जो दोनों राम हैं, ये दोनों पटना में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके राजेंद्र सिंह और उमाकांत प्रसाद जो हैं, प्रसाद सिन्हा, ये दोनों सारण में इनका जन्म हुआ है, ठीक। सतीश जी भागलपुर, जगतपति जी औरंगाबाद, और देवीपत चौधरी जो है वो उस समय का सिलहट, जमालपुर, और अभी ये बांग्लादेश में है। तो सिलहट आसाम में है, ठीक, राइट। तो सिलहट बेसिकली आसाम का पार्ट है, जो अभी वो वाला इलाका जमालपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि बांग्लादेश में है। लेकिन आपको अगर याद करना है तो यहाँ पे आप ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली रामानंद जी, राम गोविंद जी पटना, उमाकांत जी और आपके राजेंद्र जी ये दोनों सारण, उसके बाद बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब भागलपुर, औरंगाबाद और सिलहट। कौन कौन से? भागलपुर में सतीश प्रसाद झा, जगतपति देवी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 2 पटना, 2 सारण, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। रामानंद जी, राम गोविंद जी, राजेंद्र जी, उमाकांत जी, और बाकी आप सतीश प्रसाद झा और जगतपति देवी, 7 का आपका नाम और लोकेशन इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि CDPO में पूछा जा चुका है। और इतना आप आज क्लास में याद कर लीजिए, बाकी धीरे धीरे करके अगर हो सकेगा तो इनका स्कूल भी थोड़ा बहुत देखिएगा। आज के लिए आपने बिहार नेशनल कॉलेज पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में ही। मिलर हाई स्कूल का नाम बदल के ऑलरेडी शहीद मिलर हाई स्कूल नाम रख दिया गया है, शहीद देवीपत चौधरी। तो ये 2 आप स्कूल देख लिए।
उसके बाद जो रामानंद सिंह है वो राम मोहन रॉय नाम के स्कूल में पढ़ते थे। बाकी धीरे धीरे करके आप लोग याद करिएगा। ये राम गोविंद सिंह, इनका एक ध्यान रखिएगा, इनके नाम पे एक हॉल्ट है, शायद मुरही हॉल्ट करके कोई जगह है, सॉरी, हाँ। तो राम गोविंद सिंह हॉल्ट नाम से है। ये बेसिकली पटना से आई थिंक गया जाते वक्त रास्ते में पड़ता है, ठीक है। ये हाँ मोहली हॉल्ट करके है। ये परसा करके कोई जगह है, परसा बाजार, हाँ परसा बाजार। इधर बेसिकली क्या है कि एक एलिवेटेड रोड गया है जिसमें कि ये वहाँ तक ले गए, हॉल्ट के आसपास जो इलाका है वहाँ तक, ठीक है। तो बिल्कुल इसको भी ध्यान रखिएगा कि राम गोविंद सिंह जी के नाम पे हॉल्ट भी है, ठीक है, वहाँ तक एलिवेटेड रोड गया है, ठीक। याद रहेगा, 2 पटना 2 सारण, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भागलपुर औरंगाबाद और सिलहट। लास्ट में एक थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 7 लोग तो नहीं सक्सेसफुल हो पाए चढ़ाने में, मतलब आपका यूनियन जैक को हटाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। कहाँ पर? सेक्रेटेरिएट से। तो ये एक हैं सचिवालय पर, तो ये एक हैं रामकृष्ण सिन्हा जी। ये 3rd ईयर स्टूडेंट थे पटना कॉलेज के। जब ये पूरा मामला ठंडा हो गया तब क्या किए, ये माली का वेश बनाए और जाके चुपचाप चढ़ के यूनियन जैक हटा के हमारा इंडिया का फ्लैग लगा दिए। तो इसीलिए एट द एंड मतलब दिमाग लगाए और चुपचाप जाके, लेकिन सरप्राइज तो दे ही दिए। तो अगर कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन फ्लैग होस्ट कर दिए थे वहाँ पे, तो वो हैं रामकृष्ण सिन्हा, ठीक। ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये उनको एक्चुअली में जब स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड वगैरह बाद में बना होगा तो इनके उपलब्धि में लिखा हुआ था कि ये सचिवालय पे जाके झंडा फहरा दिए थे, ठीक है, माली का वेश बना के। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग अभी के लिए आज के लिए यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा इन्फॉर्मेशन हेवी होगा लेकिन एटलीस्ट आप लोग रिवाइज कीजिएगा। और सातों के साथ शहीद, कितने लोगों को आज के पहले 7 शहीद याद करने मुश्किल जा रहा था? आज आपका एटलीस्ट उनका क्या क्या चीज़ एसोसिएशन हो गया। जन्म कहाँ पे हुआ? तो 2 का पटना, 2 का सारण और भागलपुर औरंगाबाद सिलहट। उसके बाद फिर कुछ और एसोसिएशंस हमने बनाया कि बीएन कॉलेज में किनकी प्रतिमा है, जगतपति जी का प्रतिमा है, और देवी जो हैं उनका मिलर हाई स्कूल का नाम उस पर है, ठीक है। उसके अलावा आपका उमाकांत वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो सारण से हैं, और राजेंद्र जी ये सारण से हैं। दोनों राम जो हैं वो पटना से हैं, और भागलपुर से सतीश जी हैं, और औरंगाबाद से जगतपति हैं, और सिलहट से देवी हैं। तो जैसे भी हो इस तरीके से आप पूरा याद कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कल का आप लोगों को जो भी होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन थैंक यू फॉर द क्लास, फॉर अटेंडिंग द क्लास।